तो आपने आज मुझे लगा कि आपको रिवीजन करवा दिया जाए, तो अनुच्छेद आपने सुन लिए होंगे, रिवीजन करते रहिए, खुद भी करते रहिए। मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि आपको टाइम टाइम पर रिवीजन करवाता रहूं, पर आप खुद भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कल हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपसे कहा कीमत जो होती है उसमें जो लगातार वृद्धि होती है उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ने वाली, ठीक है। इसके अलावा किसी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा कोई चीज जो है अगर उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका वैल्यू जो है उसकी कीमत बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पर महंगी होने वाली है, अगर दोस्तों हम उसका इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उसका आयात करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा अगर इन्फ्लेशन दोस्तों होता है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो परचेजिंग पावर होती है आम आदमी की वो कम हो जाती है, इसके साथ में जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा जो इन्फ्लेशन है उसके कुछ प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जो इन्फ्लेशन जो उसके इफेक्ट में आपके एक इफेक्ट किसके ऊपर होता है, जो लोन देता है, ठीक है, जो चोमू होता है जिसको हानि होती है ना, एक होता है जो लोन लेता है शाणा आदमी जो होता है उसको आपके लाभ होता है, ये आपको याद रहेगा चोमू और शाणा से, वरना आप कंफ्यूज होगे हमेशा, ठीक है। एक तो इन्फ्लेशन जो होता है आपके तो आयात जो होते हैं आयात महंगे होते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर अधिक होता है, ठीक है। जो निर्यात होते हैं वो आपके सस्ते हो जाते हैं, इससे हमें कम मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो होता है आपके उससे ये सारे प्रभाव पड़ते हैं, कंज्यूमर को हानि होती है और जो प्रोड्यूसर जो होता है उसको लाभ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आपकी मुद्रास्फीति जो है उस पर नियंत्रण करने की बात आएगी, तो लिखना मुद्रास्फीति। आज शाम को 8 बजे आपका अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 3 आने वाला है, बहुत ही प्यारा एपिसोड होगा, 45-50 मिनट समाप्त करने वाले हम लोग, और एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल होंगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति पर अगर नियंत्रण हमें करना हो, कंट्रोल करना हो, हमें नियंत्रण करना हो तो कैसे होगा, लिखिए। देखिए दोस्तों, एक तो हम देखो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, लेकिन आपके वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइट करनी पड़ेगी, ढीला करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें दोस्तों हमें जो आपके महंगी जो है कौन सी, हमें महंगी या फिर मैं कह दूं आपसे टाइट लिखना, टाइट दोस्तों, या फिर मैं कह दूं आपसे डियर मॉनेटरी पॉलिसी जो है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। डियर मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट याद करो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट लिखना, बैंक रेट, और आपके एमएसएफआर जो है इसका हमें जो दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यही दोस्तों क्या होती है, यही होती है आपकी डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसी को बोलते हैं महंगी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बस मैंने अभी आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रभाव होते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सारी बात दोस्तों अब है। सबसे महत्वपूर्ण बात की जो इन्फ्लेशन है उसका मापन कैसे होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखिए मापन की बात करते हैं ना, लिखना जो मुद्रास्फीति होती है इसका मापन कैसे होता है, लिखिए मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन जो है ये कैसे करेंगे, इसका मेजर कैसे करेंगे इसको। इसके लिए दोस्तों दो इंडेक्स हमारे पास में, एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने सुना होगा, और एक होता है कौन सा आपके डब्ल्यूपीआई, आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो लिखिएगा एक तो हमारे पास कौन सा है, एक तो हमारे पास में सीपीआई बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, सीपीआई कहते हैं, और एक हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास है डब्ल्यूपीआई, कौन सा है, डब्ल्यूपीआई, ठीक है। सीपीआई मतलब क्या होता है, सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सीपीआई होता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो होता है आपका सीपीआई, ठीक है। और एक होता है कौन सा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कौन सा होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होता है डब्ल्यूपीआई, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई होता है, ठीक है। तो सीपीआई होता है इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या होता है, एग्जाम में इन्फ्लेशन जो है ना उसमें या तो सवाल पूछता है आपसे प्रभाव किस पर पड़ता है, या फिर ये जो है ना इंडेक्स नहीं पूछता, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या बोलते हैं इसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, होलसेल मतलब खुदरा मूल्य सूचकांक। क्या होता है ये खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खुदरा मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको नोट करना है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तो होलसेल वाला यूज किसमें करते हैं, वो किसमें करते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु शामिल होती है, सेवाएं होती है, क्या होती है, ठीक है। कौन से मद इसमें शामिल होते हैं, इनका मापन कौन करता है मापन, ठीक है। इसके अलावा किस आधार पर, महीने में होता है, वर्ष में होता है, 6 महीने में होता है, कैसे इनका मापन होता है, ठीक है। ये सारी बात उसको करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसकी कुछ बातें हम नोट करने वाले हैं। पहली बात सुनो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं आपसे, जो विकसित देश होते हैं, डेवलप कंट्री होते हैं, उसमें इसी से मुद्रास्फीति का मापन होता है, ठीक है। तो लिखिए जो विकसित देश होते हैं यहाँ पर जो इन्फ्लेशन जो होती है उसका मापन किससे होता है, सीपीआई से होता है, ठीक है। सीपीआई से मापन होता है, आपको ध्यान रखना है। विकसित देश के अंदर डेवलप कंट्री जो होती है ना, अमेरिका, कनाडा, G7 कंट्री जो है, वहां पर जो इन्फ्लेशन होती है कौन सी होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, इन्फ्लेशन के रूप में, ठीक है। इसमें दोस्तों वस्तु भी शामिल होती है और सेवाएं भी शामिल होती है, ठीक है। इसमें वस्तु प्लस सेवाएं दोनों शामिल होती है, ठीक है। इसमें वस्तु प्लस सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। इसका सवाल दिखाऊंगा आपको, पीसीएस लेवल तक का सवाल आता है इसमें से ना, इसमें वस्तु प्लस सेवाएं दोनों शामिल होती है, ठीक है। सवाल पूछो जो सीपीआई जो इंडेक्स है इसका आधार बस क्या है, मतलब हमें दोस्तों ये निकालना है कितनी महंगाई हुई है, तो तुलना करनी पड़ेगी कि भाई उस वर्ष उतना पैसा था, उस वर्ष इसकी कीमत इतनी थी और आज इसकी कीमत इतनी है, इतनी महंगाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करने के लिए जो आधार वर्ष लेते हैं वो 2012 होता है, लिखिए यहाँ तुलना करने के लिए जो आधार वर्ष यूज होता है वो 2012 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2012 जो है वो इसको आधार वर्ष के रूप में लेते हैं, ठीक है। बाकी वस्तु और सेवा दोनों इसमें काउंट होती है। विकसित देश में मापन दोस्तों इसी से होता है, इसका मापन हर महीने होता है, ठीक है, मासिक आधार पे होता है ना। सीपीआई का मापन कैसा होता है, मासिक आधार पे होता है, मंथली बेसिस पे इसका मापन होता है, ठीक है। तो मासिक आधार पे इसका मापन होता है, मंथली बेसिस पे इसका मापन होता है। अगर कुछ वहां से सीपीआई जो इंडेक्स जो है इसको इसका मापन करने वाला कौन, आपके तो जो नई संस्था हमारे पास एनएसओ जो है वो मापन करने वाली, ठीक है। पहले इसका मापन करने वाली संस्था सीएसओ थी, पर आप जानते हो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया, सो एनएसओ हो चुका है। और मंत्रालय कौन सा हो चुका है, मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी है, गलती मैंने आपके देखिए मॉस्पी, आपके कौन सा मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय वो उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसी देश में वस्तु प्लस सेवा दोनों शामिल होती है। आधार वर्ष 2012 होता है, मासिक मंथली बेस पर होता है। एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो इसका मापन करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है इस दोस्तों मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों जो आपकी जितनी वस्तु और सेवाएं जो होती है ना, उनके प्राइस जो होते हैं उसका गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालते हैं। अगर आपने कभी सुनो मैथ में पढ़ा हो, आपके एक तो होता है समांतर माध्य, सुना आपने, अरे ए और बी का दोस्तों अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो इसको बोलते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए हम करते हैं a + b/2, याद आपको। एक होता है इसका गुणोत्तर माध्य की बात करूं आपसे तो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ab का है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही गुणोत्तर माध्य होता है। ये शायद आपने 9th क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैथ आज भी पढ़ते हो तो आप मीन मोड मीडियम में पढ़ते होंगे, वहां पर ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वस्तु जो है ना और सेवा जो है उनका जो सीपीआई निकालना होता है, तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य होता है इसका यूज करते हैं, ठीक है।
तो गुणोत्तर माध्य जो है इसका यहाँ पर यूज होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो गुणोत्तर माध्य विधि जो है ना, गुणोत्तर माध्य विधि जो है इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। गुणोत्तर माध्य विधि जो है इसका दोस्तों हम यहाँ पर यूज करते हैं। कभी आपसे पूछ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसमें सर्वाधिक भारांश किस वस्तु को दिया, जो खाद्यान्न वस्तु होती है ना उसका सर्वाधिक भारांश यहाँ पर ना, तो आप इस पॉइंट को आगे लिख लीजिए ना, यहाँ मत लिखना, आप यहाँ लिख दीजिए सर्वाधिक भारांश किसका, यहाँ पर सर्वाधिक वेटेज किसका लिखना, सर्वाधिक भारांश जो है जो खाद्य वस्तु जो होती है, जो खाद्य वस्तु होती है इसका सर्वाधिक भारांश लिखना, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ जो है सर्वाधिक भारांश इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा अब हम तुलना करते हैं, ठीक है। अब तुलना करते हैं, हमने कहा सीपीआई दोस्तों ना, सीपीआई विकसित देश में यहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर कौन सा, हमारे यहाँ पर डब्ल्यूपीआई दोस्तों आपके, इससे हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन जो होता है उसको हम मापते हैं, ठीक है। तो ना जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, और इसमें आप लिख दीजिए भारत दोस्तों शामिल है इसके अंदर, यहाँ पर मापन किससे होता है, यहाँ पर मापन आपके डब्ल्यूपीआई से होता है। तो आप और मैं जो इन्फ्लेशन पढ़ते हैं आपके वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के रूप में हमारे सामने होती है, ये उससे अधिक होगी रसगुल्ला। ये दोस्तों वो प्राइस है जो होलसेल, तो आप सोचिए ना, एक हम वस्तु लेने जाए आपके और हम बोले उसको भी हमें होलसेल पे दे दो, वो थोड़ी सस्ती हमें देता है ना, होलसेल वाली दुकान में सस्ती मिलती है वस्तु आपके, और जो नॉर्मल दुकान है कंज्यूमर लेने जाएगा तो उसको वस्तु महंगी मिलती है। अगर आप एक पेन लोगे तो महंगा मिलेगा, और अगर आप वहीं पर मान लो 500 पेन खरीदने जाओगे होलसेल में, थोड़ा सस्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इस पर मापन करते हैं हमारे यहाँ पर, सुना, इसमें केवल और केवल वस्तु शामिल होती है ना, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ वस्तु की कीमत शामिल होती है। तो हमारे यहाँ पर महंगाई जो होती है वो केवल वस्तु की जो कीमत होती है उसी को हम शामिल करते हैं, यहाँ पर सेवाएं शामिल नहीं होती है, यहाँ वस्तु प्लस सेवा दोस्तों दोनों शामिल होती है। यहाँ का आधार वर्ष 2012 है और यहाँ का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। यहाँ का जो बेस ईयर आपके वो कितना लिखना आपके, ये 2011-12 यहाँ का बेस ईयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ का बेस ईयर 2012 है और यहाँ का बेस ईयर कौन सा है, 2011-12, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे यहाँ दोस्तों मासिक आधार मापन है, यह पहले दोस्तों मासिक नहीं था ना, पर अब ये वर्तमान में मासिक आधार पे आता है ना, ये भी लिखना, ये भी क्या है, वर्तमान का, वर्तमान में मासिक आधार पे मापन है, ठीक है। तो वर्तमान में मासिक आधार जो है, वर्तमान में मासिक आधार पर इसका मापन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ये मासिक नहीं था पर वर्तमान में ये मासिक आधार पे इसका मापन होता है, नोट कर लेना, ठीक है। इसको निकालने वाला एनएसओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, और इसको निकालने वाला कौन है, इसको निकालने वाला है पीयूष गोयल जी का मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, ये इसको निकालने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री निकालने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुल वस्तुएं देखो, एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि डब्ल्यूपीआई जो है उसमें कुल कितनी वस्तुएं शामिल दोस्तों होती हैं, तो यहाँ पर भारत में आपके 697 वस्तुएं जो है, 700 में 3 कम वस्तुएं जो है, 697 वस्तुएं जो आपके वो इसमें शामिल है, ठीक है। तो आप आगे लीजिए, आपके यहाँ कुल वस्तु पूछवा कितनी है, केवल वस्तु के लिए होता है, कुल वस्तु कितनी है हमारे यहाँ पर 697 जो है वो कुल वस्तुएं शामिल है यहाँ पर, ठीक है। 697 जो है कुल वस्तुएं यहाँ पर काउंटिंग में होती है, इन्हीं का दोस्तों हम इन्हीं के आधार पर डब्ल्यूपीआई निकालते हैं, ठीक है। तो कुल 697 वस्तुएं हमारे यहाँ पर काउंटिंग में होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो प्राथमिक वस्तु होती है, प्राइमरी गुड्स होती है, कितनी होती है, एक होती है प्राथमिक वस्तु, क्या होती है, एक होती है प्राथमिक वस्तु, और एक होती है आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड, ना उसको बोलते हैं विनिर्मित वस्तु, ठीक है। तो प्राथमिक वस्तु कितनी होती है, 117 जो है प्राथमिक वस्तु होती है, ठीक है। और पूछवा से विनिर्मित वस्तु कितनी होती है आपके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कितनी होती है, अधिकांश दोस्तों इसके अंदर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वही काम इसके अंदर आती है, 564 आपकी क्या होती है, 564 शार्पनर, इतनी दोस्तों आपकी क्या होती है, इतनी आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इसके अंदर होती है, और भी कुछ 2 4 5 और भी गुड्स होती है ना, तो मैंने दो का आंकड़ा आपको लिखा दिया ना, प्राथमिक वस्तु और जो विनिर्मित वस्तु आपके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो आपके सामने। अगर सवाल पूछ ले दोस्तों आपसे कि डब्ल्यूपीआई जो है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसका दोस्तों कितना वेटेज होता है, आपके लगभग 64.23% आपके वेटेज है, इसका इतना वेटेज निकाल लो, वही आंसर आएगा, ठीक है। लिखिए आपके इसका अगर भारांश पूछूं आपसे, लिखिए डब्ल्यूपीआई में इसका भारांश कितना है, इसका वेटेज कितना है आपके, तो लगभग 64.23% जो है इस अकेले का वेटेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 64.23% जो आपके इस दोस्तों अकेले का वेटेज आपको नोट करना है। एक बार मैं आपको सवाल दिखाता हूं इसके, सवाल दिखाता हूं, आप नोट कीजिए। अच्छा पीछे वाला नोट कर लिया होगा आपने, इसके सवाल पूछता है आपसे एग्जाम वाला, एक मिनट रुकिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। अभी सवाल मिलने दो। डब्ल्यूपीआई में भारांश 64.23% होता है, इसका 22% के आसपास है ना, ये जो है आपके ये 22% के आसपास, ठीक है। ये 22% के आसपास है, ये 64% के आसपास है, तो 22 और 64 हो गए कितना आपके, 6 और 2 8 86, 14% के आसपास ईंधन ईंधन भी है ना, तो 14% के आसपास क्या आपकी जो फ्यूल जो ईंधन होता है ना, फ्यूल ईंधन जो होता है ये इसमें है, ठीक है। ईंधन है, बिजली है ना, बिजली भी है आपकी, ये इसमें आता है 14% के आसपास, ये भी शामिल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 45% के आसपास केवल खाद्य पदार्थ शामिल होता है, इसलिए सर्वाधिक वेटेज इसका है। मैं आपको सवाल दिखा रहा था ना, एक मिनट मैं आपको सवाल दिखा रहा था, सवाल दिखाई देता हूँ मैं आपको ना, हिंदी में दिखाना पड़ेगा पहली बात तो आपको, काहे नहीं खुल रहे। चलो आप आगे लिखो, इतना लिखिए, छोड़ो आप आगे, चलो मैं निकाल रहा हूँ सवाल। ये देखो सवाल,
क्या बात है, क्या बात है। यूपीएससी का सवाल दिखाते हैं आपको, ठीक है, और सवाल पूरा ही नहीं दिख रहा, सवाल पूरा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। सवाल पूरा आएगा, फिर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप एक नोट लिख दो इसमें नीचे, नोट लिख दो आप नीचे इसमें। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति के मापन के लिए डब्ल्यूपीआई के साथ सीपीआई का भी संयुक्त रूप से उपयोग करती है, ठीक है। दोनों का जॉइंट रूप में उपयोग करती है, पर डब्ल्यूपीआई हमारे यहाँ पर वेटेज में रहता है, ठीक है, भार में रहता है, पर दोनों का जॉइंट रूप में आपको उपयोग होता है, ठीक है। तो सवाल देख लीजिए, आप सवाल दिखा दूं सीधा, ऑप्शन तो अब नहीं आ पाएंगे, बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं। ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। दिखाओ भाई, सवाल दिखाओ। ऑप्शन तो अभी मैं बोल दूंगा, ऑप्शन ना, अब सवाल में आएगा और मैं बोल दूंगा ऑप्शन, ठीक है। तुम सवाल दिखाओ, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ये ऑप्शन, ठीक है। क्या हुआ, देखो सवाल थोड़ा लंबा सवाल है, यूपीएससी का सवाल तो लंबा होगा ना। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का सवाल आपके सामने देखिए 2020 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है सीपीआई में खाद्यान्न का भार थोक मूल्य सूचकांक से अधिक होता है, सवाल ये कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को शामिल नहीं करता, जबकि सीपीआई ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य माप के रूप में थोक मूल्य सूचकांक को अपना लिया है तथा प्रमुख नीतिगत दरों में परिवर्तन करने का निर्णय भी इसी आधार पर लेता है। 1 2 3 आपके सामने ऑप्शन है, अब बताओ क्या आपके सामने आंसर आएगा। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो सीपीआई है उसमें खाद्यान्न का भार थोक मूल्य सूचकांक तो इससे अधिक होता है। मैंने अभी तो कहा आपसे सीपीआई में सर्वाधिक भार किसका, खाद्यान्न का है, तो इसमें जो भार खाद्यान्न का होगा उसकी तुलना में इसका भार तो अधिक होने वाला है, ठीक है, ठीक बात है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, सीपीआई करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, सीपीआई में होती हैं, तो मैंने कहा आपसे कि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं होती, सीपीआई में होती हैं, दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो गए। थर्ड ऑप्शन दिखाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति के मुख्य माप के रूप में थोक मूल्य सूचकांक को अपना लिया है तथा प्रमुख नीतिगत दरों में से परिवर्तन करने का निर्णय जो है वो भी इसी आधार पर लिया, गलत आंसर, ठीक है। मैंने अभी तो कहा आपसे कि डब्ल्यूपीआई के साथ हम सीपीआई जो है उसका जॉइंट रूप से यूज करते हैं, हमारा सारा भार इसकी ओर होता है, और अब हम जो है वो सीपीआई को भी शामिल करने लगे हैं, तो ये आपका आंसर गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। तो एक और तो ठीक होने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 गलत होने वाला है, ठीक है, चलिएगा। अब देखिए आगे, ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आपके सामने हो गया, ठीक है, इसमें हम इन्फ्लेशन आपके मापते हैं। अब लिखिए मुद्रास्फीति के प्रकार, देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति इसके प्रकार क्या होते हैं। देखिए, एक मुद्रास्फीति होती है मतलब किस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई धीरे हो रही है, थोड़ी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा तेज हो रही है, उस हिसाब से, ठीक है। महंगाई रेंगती हुई महंगाई है, इसको क्रीपिंग कहते हैं, चलती हुई है वॉकिंग कहते हैं, दौड़ती है रनिंग कहते हैं, या फिर दोस्तों उछाल मारती है आपके हाइपर, ठीक है। तो 4 तरह की महंगाई होती है, एक होती है क्रीपिंग, एक होती है वॉकिंग, एक होती है रनिंग, एक होती है हाइपर। इसको बोलते हैं हिंदी में रेंगती हुई, इसको बोलते हैं हिंदी में चलती हुई, ठीक है, चलती हुई जो होती है ना, इसको बोलते हैं दौड़ती हुई, और इसको बोलते हैं छलांग मारती हुई, अगर दोस्तों इन्फ्लेशन जो है 2%, तो हमारा माप क्या था, हमारा माप था 4 ± 2%, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन आपकी 2% से कम है, मतलब दोस्तों हम किसकी ओर आ रहे हैं, महंगाई की ओर नहीं, हम मंदी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कितनी है, 2% से कम है। और मैंने कहा था आपसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यही होता है कि वो 2% से नीचे ना जाए और 6% से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो मंदी की ओर आपकी क्रीपिंग वाली, ठीक है। अगर दोस्तों इन्फ्लेशन हमारी 2 से 6% जो हमें चाहिए, इसको बोलते हैं हेल्दी इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था होती है उसके डेवलपमेंट के लिए एक स्वस्थ हेल्दी का है इन्फ्लेशन की रेट है आपके, वो होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होती है रनिंग आपकी, जब इन्फ्लेशन आपके 2 अंकों में हो जाए, ठीक है, 11 12 10 9 2 अंकों में हो जाए इन्फ्लेशन, तो वो होती है रनिंग, उसको बोलते हैं हम लोग दौड़ती हुई, इसको हमें थामना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इन्फ्लेशन जब आपके 3 अंकों में पहुंच जाए, 100% 200% इन्फ्लेशन हो जाती है, 3 अंकों में आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन, छलांग मारती हुई इन्फ्लेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। जिम्बाब्वे, आपको पता है रसुल्ला, यहाँ दोस्तों इतनी इन्फ्लेशन है कि यहाँ दोस्तों लोगों ने ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर अखबार जो है ना उसकी कीमत रुपये से अधिक हो चुकी है। मैंने कहा दोस्तों इन्फ्लेशन होने पर मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो जाएगी। यहाँ दोस्तों अखबार जो है ना, वो अखबार का जो टुकड़ा होता है वो रुपये की तुलना में दोस्तों अधिक महंगा हो चुका है, इतनी इन्फ्लेशन यहाँ पर हो चुकी है। 1 किलो टमाटर से लेने आपको तो बोरा भर के पैसा जो है वो ले जाना पड़ता है। यहाँ दोस्तों इन्फ्लेशन रोकने के लिए
क्या किया दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर सोने की मुद्रा चालू कर दिया ना, इसको बोलते हैं जेड आईजी। शायद आपने करंट अफेयर्स में मेरे साथ पढ़ा होगा, जेड आईजी चिक जो है, तो जिम्बाब्वे गोल्ड स्टार्ट किया अभी हाल ही में, जेड आईजी शुरू किया सो, इससे लोग उसको खरीद लें और लोग जो अपना पैसा मौज मस्ती में खर्च कर रहे हैं या फिर मार्केट में डाल रहे हैं सो, तो मनी की सप्लाई वहां पर रुक जाएगी, लोग गोल्ड खरीद लें और अपने पास रख लें, जिससे जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, छलांग मार रही है, वो कम हो जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी हाल ही में जेड आईजी शुरू हुआ है, शायद आपने सुना होगा मुझसे ना, जेड आईजी जो है वो लॉन्च हुआ है और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड। क्या होता है? जिम्बाब्वे गोल्ड होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है? जिम्बाब्वे गोल्ड जेड आईजी होता है, तो सोने का सिक्का जेड आईजी जारी किया गया अभी हाल ही जिम्बाब्वे में, वहां की जो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो वहां दोस्तों कंडीशन ऐसी हो चुकी है, वेनेजुएला के अंदर कंडीशन ऐसी है, ठीक है? जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, वहां पर कंडीशन ऐसी है कि वहां इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, छलांग मार रही है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर, हमें किसमें रहना है? हमें वॉकिंग के अंदर रहना है। क्रीपिंग भी हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है? हमें वॉकिंग में रहना है। अगर हम रनिंग में आ चुके हैं तो हमको वॉकिंग के अंदर उसको लेकर आना है। अगर हम छलांग मारते हुए के अंदर आ चुके हैं तो समय है कुछ अच्छा करने का, वरना अर्थव्यवस्था आपकी तबाह हो जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखिए। अब आप एक ग्राफ बना लीजिए मेरे साथ में, मैंने आपको इन्फ्लेशन तो पढ़ा दिया ना, अब उससे मिलते जुलते चार पांच टर्म्स होते हैं। डिसइन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है, एक रिफ्लेशन होता है, एक स्टैगफ्लेशन होता है। कौन कौन से पांच वर्ड है? देखो मैंने आपको पढ़ा है इन्फ्लेशन, एक होता है क्या, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, इनकी हिंदी याद मत करना कभी भी, ठीक है? एक होता है डिफ्लेशन, मैं तो लिखाऊंगा ना, एक होता है रिफ्लेशन और एक होता है स्टैगफ्लेशन। ये पांच होते हैं, ठीक है? आइए इन पांच के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है? देखिए यहां पर आप लोग जो है, ये वाला सिस्टम नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है तो बना देंगे। देखो देखिए आप यहाँ पे देखिए आप लोग कीमतें बढ़ रही है, यहाँ प्राइस बढ़ रही है और नीचे प्राइस कम हो रही है, यहाँ कीमतें कम हो रही है, यहाँ पर जो कीमत आपकी वो बढ़ रही है, ठीक है? देखिए अगर दोस्तों इन्फ्लेशन है, हम यहीं से शुरू करते हैं। अगर दोस्तों इन्फ्लेशन है तो वस्तु की कीमत क्या होगी? वो बढ़ेगी, ठीक है? अगर दोस्तों इन्फ्लेशन है तो क्या होगा आपके साथ? तो वस्तु की जो कीमत होगी वो बढ़ेगी, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ तक बढ़ती है आपकी कीमत, ठीक है? यहाँ तक कीमतें बढ़ती है, ये सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई कीमत है। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है वो कीमत कम करना शुरू करती है। मैंने कहा ना दोस्तों, जैसे कीमतें बढ़ना स्टार्ट होगी, महंगाई दोस्तों बढ़ना स्टार्ट होगी, तो एमपीसी जो है अपनी रेपो रेट को बढ़ा देगा दोस्तों, इससे कीमतें घटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो है, मैं अलग अलग पेन यूज कर रहा हूँ, इसके बाद जो है कीमत जो है वो घटना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये कीमत घटना शुरू हो गई है और जो नॉर्मल कीमत थी वहीं पर हम वापस आ चुके हैं, ठीक है? ये नॉर्मल कीमत क्या है? ये आपकी सामान्य कीमत जो है वो है यहाँ पर, ठीक है? ये सामान्य कीमत है जो नॉर्मल कीमत होती है। तो हमने यहाँ से शुरू करा, पहले उसकी कीमत बढ़ रही थी यहाँ से, ठीक है? इस पॉइंट को नाम मैंने दिया ए, इस पॉइंट को मैंने कहा बी, ठीक है? तो ए और बी के बीच में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है? फिर दोस्तों बी से हम स्टार्ट हुए और फिर दोस्तों मैंने कहा कि हम सी तक आते हैं और कीमत दोस्तों हमने कम कर दी। हमारी गवर्नमेंट ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर ली। एक बार मैं बना दूं फिर बनाना, ठीक है? हमने दोस्तों टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर दी, हमने साम दाम दंड भेद से क्या करा, इसकी जो कीमत जो बढ़ रही थी उसको हमने रोक लिया। पर दोस्तों हमने दोस्तों इतना कम कर दिया कि अब जो कीमत जो है वो सामान्य की तुलना में नीचे आना शुरू हो चुकी है, ठीक है? अब दोस्तों कीमत जो है वो आपके कम होना शुरू हो चुकी है और फिर कम होते होते आपके मान लीजिए आप जो है कम होते होते कीमत जो है यहाँ पर पहुंच गई है, ये सबसे कम कीमत पहुंच चुकी है, ठीक है? इसको नाम दीजिए आप लोग डी, कर दीजिए डी नाम दे दीजिए। यहाँ कीमत पहुंच चुकी है और यहाँ कीमत बहुत कम हो चुकी है, ठीक है? सबसे कम कीमत हो चुकी है। अब जो गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि हमने जो कीमत कम करना शुरू करा था वो मंदी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब जो गवर्नमेंट वापस आपके रेपो रेट को कम करना शुरू करती है, अपनी जो पॉलिसी उसको सस्ती कर देती है, थोड़ा खोल देती है पॉलिसी को, रेपो रेट कम कर देती है, थोड़ा मार्केट में पैसा फेंकती है, जिससे लोग सामान खरीद सके, कोविड से बाहर निकालने का प्रयास करती है हमारी गवर्नमेंट जो है, वापस दोस्तों मार्केट में पैसा फेंकती है, मनी फ्लो बढ़ाती है, जिससे लोगों के पास पैसा है, आपकी मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाए और वापस दोस्तों मार्केट में कीमत है वो आपकी बढ़ना शुरू हो। तो यहाँ दोस्तों आपके टी से आते है, तो टी से दोस्तों वापस ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू करता है और वो यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है? ये हो गया ई पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। अब देखिए जब दोस्तों हम ए से बी की ओर जा रहे थे, जब हम ए से बी की ओर जा रहे थे तो यहाँ कीमत लगातार बढ़ रही है, ठीक है? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अगर ग्राफ समझ गए ना आप, तो भविष्य में कभी भी आप ना यहाँ धोखा नहीं खाओगे इन पांच वर्ड में। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह दोस्तों अपने आप ही है, ये अपने आप हो रही थी ना, शुरुआत अपने आप ही है। जब दोस्तों बी पॉइंट पर हम पहुंच गए तो उसके बाद गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है और गवर्नमेंट इसको कम करने का प्रयास करती है, ठीक है? यहाँ से बी से सी के बीच क्या हुआ? यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको रोकने का प्रयास किया है, तो इसको बोलते हैं बी से सी के बीच में डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसइन्फ्लेशन कहते हैं ना, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आपके मुद्रा विस्फीति। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं मुद्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति, ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति, अपस्फीति, ठीक है? इसको बोलते हैं हिंदी में मुद्रा अपस्फीति, है ना, ठीक है? डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। पर मैंने कहा दोस्तों ये क्या है? ये है सरकार द्वारा, सरकार द्वारा सरकार द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई। सरकार द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको अपनाया गया, ठीक है? सरकारी हस्तक्षेप से क्या हुई है? ये कम हुई है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं किया सरकार ने। सरकार ने तो एक बार रेपो रेट कम करी, रेपो रेट बढ़ाई थी, उससे कीमत घटना शुरू हो गई। पर अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, आपके अब अपने आप कीमत कम हो रही है, ठीक है? ये अपने आप कीमत कम होती है, ये डिमांड सप्लाई जो मार्केट में उत्पन्न हो चुकी है उससे कीमत कम होना शुरू हुई है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। इसे बोलते हो आप लोग मंदी, जिसको कहते हो ना, वो मंदी दोस्तों ये, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग मंदी, या फिर इसी को आप बोलते हो मुद्रा विस्फीति। क्या बोलते हो? मुद्रा विस्फीति कहते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मंदी कह दीजिए, मुद्रा विस्फीति कह दीजिए, एक ही बात है कि आपका डिफ्लेशन हो गया। अब तो सरकार वापस इस मंदी से बाहर निकालने के लिए काम करना शुरू करती है, रेपो रेट को कम करना शुरू करती है। सो मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार जानबूझकर करती है, जानबूझकर कीमतें बढ़ाने का प्रयास करती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेशन, ये हो गया हमारा रिफ्लेशन। इसको बोलते हैं मुद्रा संस्फीति। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा संस्फीति।
तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अगर पूछूं आपसे बाजार की डिमांड सप्लाई के अनुसार इनमें से कौन-कौन सी घटनाएं होंगी, तो वो होगी आपकी ए से बी वाली घटना और सी से डी वाली घटना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे, एक बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप मत लिखना, एक बार मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। मैंने कहा आपसे ए से बी के बीच क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा है और ये इन्फ्लेशन जो है, इसमें जो प्राइस बढ़ रही है वो बाजार में मांग आपूर्ति के कारण बढ़ रही है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, बाजार में डिमांड सप्लाई में जो इंबैलेंस हुआ है उससे प्राइस आपकी बढ़ रही है, ठीक है। बी से सी पूछूं आपसे, बी से सी लिखिए आप, ये है डिसइन्फ्लेशन। इसमें सरकार जानबूझकर कीमत कम करवा रहा है, इसमें सरकार जानबूझकर कीमत कम करवा रहा है, ठीक है। मतलब महंगाई कम करने का प्रयास जानबूझकर कर रहा है, ठीक है। देखिए सी से डी, देखिए सी से डी, इसे बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहां पर भी जो मंदी हुई है, जो कीमतें कम हुई है, वो अपने आप हुई है, ठीक है। कीमत कम हुई, जो बाजार है, इस बाजार में डिमांड सप्लाई जो इंबैलेंस हुआ है, इससे कीमतें कम हुई है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो डी से ई वाला पोर्शन था ना, डी से ई वाला पोर्शन था, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। यहां सरकार जानबूझकर कीमतें बढ़ा रही है, सरकार जो है वो जानबूझकर, सरकार जानबूझकर जो है वो कीमतें बढ़ा रही है, जानबूझकर कीमतें बढ़ा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे चार, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैक और इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ठीक है। ये चार वर्ड कभी आज के बाद कभी आपके सामने सवाल आए तो आप कर पाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब दोस्तों सोचिए, आप एक पॉइंट रह गया अभी भी आपका, वो पॉइंट कौन सा है, वो है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। देखो मैंने आपसे कहा दोस्तों महंगाई बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। महंगाई दोस्तों अभी लिख लेना ना, महंगाई दोस्तों जरूरी इसलिए है कि अगर दोस्तों महंगाई होगी, आप सोचिए, आप कल्पना तो कीजिए, 5 मिनट सोचिए मेरे साथ में। अगर दोस्तों ऐसा हो कि टमाटर की जो चटनी होगी, अगर ये दोस्तों महंगी हो जाए, अगर ये महंगी हो जाए, मान लो इसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्राइस क्यों बढ़ा, मान लेते डिमांड बढ़ी थी। अरे भाई प्राइस क्यों बढ़ा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ी, ठीक है। मतलब मार्केट में दोस्तों इसकी डिमांड अधिक है तो कंपनी इसको अधिक बनाएगी दोस्तों। अगर डिमांड अधिक है तो इसका उत्पादन अधिक होगा, अरे ऐसे नो, इसका दोस्तों उत्पादन अधिक होगा। अगर दोस्तों इसका उत्पादन अधिक हो रहा है तो मजदूर अधिक काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा, जैसे दोस्तों रोजगार मिलेगा और कुछ कंपनी भी और नहीं लगाई जाएंगी जिससे कि और टमाटर की चटनी बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि उसका मार्केट चल रहा है दोस्तों, उसकी डिमांड अधिक है तो और लोग भी इस इंडस्ट्री में कूद जाएंगे, ठीक है। इससे जो न्यू आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्थापित होंगी, ठीक है। न्यू इंडस्ट्री स्थापित होंगी और न्यू इंडस्ट्री स्थापित होने से भी क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों चटनी बनानी है तो टमाटर चाहिएगा, टमाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे टमाटर की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको उनको भी आपके इसकी जो कीमत मिलने वाली है वो थोड़ी अच्छी मिलने वाली, ठीक है, उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। ये सारे काम होने वाले हैं। इन्फ्लेशन से इंडस्ट्री भी स्थापित होती है, रोजगार भी मिलता है और जो उत्पादन करने वाला उसका भी फायदा होता है और इसको भी जो उत्पादन कर रहा है चटनी का, जो कंपनी स्थापित कर रहा है उसको भी प्रॉफिट प्राप्त होता है। उससे टैक्स किसको मिलता है, उससे टैक्स किसको मिलेगा, उससे टैक्स गवर्नमेंट को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर रसगुल्ला, इन्फ्लेशन होने से पूरी जो इकोनॉमी है आपकी वो तेजी से आगे बढ़ती है। तो हमारी इकोनॉमी के विकास के लिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बहुत जरूरी चीज दोस्तों है, वो जरूरी है पर एक लिमिट में जरूरी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा इन्फ्लेशन, अगर दोस्तों इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर आप मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि रोजगार भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि रोजगार भी बढ़ रहा है। अगर दोस्तों इन्फ्लेशन हो रहा है तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि रोजगार भी बढ़ रहा है, मैं ऐसा मान सकता हूं कि आर्थिक विकास भी बढ़ रहा है, ठीक है। पर सोचिए आप दोस्तों, उस कंडीशन में सोचिए जहां पर वस्तुओं की कीमत भी बढ़ रही है पर रोजगार नहीं बढ़ रहा हो, जहां पर आर्थिक विकास नहीं हो रहा हो। मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा आप सोचिए उस कंडीशन को, आप सोचिए उस कंडीशन को जब मैंने कहा आपसे कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ये दोस्तों बड़ी खतरनाक कंडीशन है। आप सोचिए, ये डबल मार है। यहाँ पर एक मार थी इन्फ्लेशन, पर इसको बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें आ चुकी हैं कि रोजगार बढ़ेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मैं उसको बैलेंस कर लूंगा, ठीक है। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैलेंस कर लेगी। पर सो यहाँ पर तो ना रोजगार बढ़ रहा है ना आर्थिक विकास दोस्तों हो रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब महंगाई बढ़ने पर रोजगार ना बढ़े, वो होता है आपका स्टैगफ्लेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना काल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या सोचिए आप, कोविड-19 कोरोना काल जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब आप दिमाग लगाइए दोस्तों, कोविड-19 में देखिए आप हर वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ चुकी थी ना। कोविड के अंदर जो रसगुल्ला सिगरेट पीने वाले लोग हैं ना, आपके उनसे पूछ के देखो एक सिगरेट की प्राइस कहां पहुंच गई भाई साहब। सिगरेट तंबाकू वालों ने तो भाई साहब तो इन्फ्लेशन नहीं करवाना, तो महा इन्फ्लेशन कर दिया ना। 5 रुपए का सामान भाई साहब 50 रुपए में आ रहा था कोविड-19 के अंदर, तो इन्फ्लेशन हुआ, वस्तु की कीमत दोस्तों बढ़ गई, लेकिन क्या रोजगार बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या देश का विकास हुआ, नहीं बढ़ा। देश तो वहीं की वहीं खड़ा, बल्कि पीछे हो गया। तो ये कंडीशन होती है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। शायद ये वाली बात जो है ना आपको बुक्स में मिल तो जाएगी, लिखी हुई मिल जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, पर इनको समझना अपने आप में एक चैलेंज होता है। शायद टीचर इसलिए ही बनाया गया था कि वो खुद समझ ले और फिर आपको समझा दे, साथ में कुछ ऐसे एग्जांपल समझाए जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को बना दीजिए और फिर उसको लिखिए, फिर स्टैगफ्लेशन मैं आपको लिखा दूंगा अलग से, ठीक है। पहले डायग्राम बनाइए फटाक से आप लोग। थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा ना, ये सब लिखना है, केवल इसी को दिखा दो जिससे ये थोड़ा क्लियर दिख पाए।
क्या मतलब है इन सबका, लिखो फटाक से। लिख लिया? अब इसको बना लो एक बार। मतलब ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया ना इधर की साइड में, मैंने जो इधर बनाया है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा डायग्राम ये बता रहा है आपको कि मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति से क्या होता है। ठीक है, रोजगार बढ़ते हैं, विकास बढ़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स अधिक मिलता है, किसान को भी अच्छी कीमत मिलती है, नए इंडस्ट्री स्थापित होते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मेरा और आपका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होता है। वही मैंने आपसे कहा इस कंडीशन के अंदर जो है, वही मैंने आपसे इस कंडीशन में कहा कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। महंगाई बढ़ जाए पर रोजगार नहीं बढ़े, विकास नहीं हो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। कोरोना ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, मैं भी इसको लिखवा देता हूँ आपको, स्टैगफ्लेशन जो है इसको लिखा देता हूँ ना। बस आपका महंगाई चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। बस एक लास्ट पॉइंट और लिख दीजिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कौन अधिक घातक है। चलो इसको लिख दीजिए फटाफट से मेरे साथ में, लिखो स्टैगफ्लेशन। इसको हिंदी में भी ऐसे लिख दीजिएगा, आज तक इसका हिंदी वर्ड तो पूछा नहीं गया है। स्टैगफ्लेशन लिखिए, जब मुद्रास्फीति होने के बावजूद रोजगार नहीं बढ़े तथा ना ही आर्थिक विकास हो, अर्थात उत्पादित माल भी बिकना कठिन हो जाए, तो इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा जब इन्फ्लेशन तो हो पर उसके साथ में ना तो रोजगार बढ़े ना ही विकास बढ़े, मतलब हमने माल जो बनाया है, हमने ये सोच के बनाया था कि इन्फ्लेशन है तो माल बिकेगा, पर वो माल बिक ही नहीं रहा है। सोचिए आप, प्राइस भी बढ़ रही है, कोविड का टाइम दोस्तों हो चुका है, प्राइस भी बढ़ रही चीजों की और लोगों के पास माल भी पूरा पड़ा हुआ, कोई खरीदने वाला है ही नहीं मार्केट में, तो प्राइस भी बढ़ जाए और लोगों का माल बिके भी ना, ये जो कंडीशन जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन जो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। या कुछ ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट लिख दीजिए आप कि लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, अब क्वेश्चन लिख दीजिए आपके कि अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई और मंदी में कौन ज्यादा बुरा कौन ज्यादा कौन ज्यादा बुरा है। सवाल पूछा गया आपसे, महंगाई और मंदी में कौन ज्यादा बुरा है। दोनों ही बुरा है दोस्तों, पर बुरा कौन है। मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, कंडीशन हो है ना, एक तरफ महंगाई एक तरफ आपकी मंदी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर आपको गिरना हो, कूदना हो, तो आप किस और कूदोगे। तो ध्यान रखना, दोनों ही दोस्तों बुरी कंडीशन है। महंगाई भी बुरी है एक इकोनॉमी के लिए, और आपकी जो मंदी जो है वो भी बुरी है एक इकोनॉमी के लिए। पर फिर भी अगर दोनों में से किसी को होना हो तो महंगाई दोस्तों हो तो ठीक है, क्योंकि महंगाई के कारण क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है उसका दोस्तों विकास होता है। मंदी के अंदर ना तो रोजगार होते हैं, ना ही किसान को उसकी वस्तु का दाम मिल पाता है, और ना ही नई इंडस्ट्री लगती है, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिल पाता है, कुछ भी कंडीशन इकोनॉमी जो है एकदम रुक जाती है, शिथिल हो जाती है मंदी के अंदर जो है। तो इसलिए मंदी की तुलना में महंगाई ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। अगर दोनों ही ना हो तो ठीक है, बराबर चले तो ठीक है, पर फिर भी होना हो तो महंगाई हो जाए, मंदी तो ना हो। ठीक है, तो लिखिए, आप लिख दीजिए, देखिए वस्तुतः अधिक महंगाई और मंदी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए बुरी है, बुरी घटना है। लेकिन फिर भी मंदी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक बुरी है, क्योंकि मंदी की स्थिति में ना तो रोजगार सृजन होता है और ना ही अर्थव्यवस्था का विकास होता है। दोनों ही बुरी हैं, फिर भी दोनों में से एक चुनना पड़े तो महंगाई मंदी की तुलना में अच्छी है। ठीक है,
तो ये हमारा इन्फ्लेशन टॉपिक हो गया। तो इन्फ्लेशन में मैंने आपको क्या होता है इन्फ्लेशन, इसके अलावा हमने पढ़ा इन्फ्लेशन किस कारण से होता है, डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी बढ़ेगा, इंटरनेशनल स्तर पर कीमतें अगर अधिक होंगी किसी चीज की जिसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कीमतें बढ़ाएंगी अपने यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने कहा इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, चौमू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, शाने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोड्यूसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एक्सपोर्ट पर क्या, इंपोर्ट पर क्या, 6 प्रभाव मैंने आपको लिखा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा इन्फ्लेशन जो आपके ये प्रभाव के बाद इन्फ्लेशन जो है इसको मापने के लिए जो कंट्रोल करना हो तो क्या करेंगे, टाइट पॉलिसी अपना देंगे। फिर मैंने कहा इन्फ्लेशन जो है इसको मापने के लिए डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो चीजें हैं जिसमें अंतर क्या है, कहां वस्तु है कहां सेवाएं भी शामिल है, इसके अलावा कहां पर आपके आधार वर्ष कौन सा है, कैसे मापन होता है, मंत्रालय कौन सा है, भारत में विकासशील देश में कौन सा यूज होता है, विकसित देश में कौन सा यूज होता है, और भारत ने अभी जॉइंट रूप में अपना लिया दोनों को, डब्ल्यूपीआई को सीपीआई को 2014 से, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि जो इन्फ्लेशन जो होता है बाकी एक तो होता है रैंकता हुआ है, एक चलता हुआ है, एक दौड़ता हुआ है, एक आपके छलांग मारता हुआ, क्रीपिंग वॉकिंग रनिंग एंड हाइपर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि इन्फ्लेशन होता है, एक डिसइन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है, एक रिफ्लेशन होता है, एक स्टैगफ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन कंडीशन मैंने आपको लिखा दी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद महंगाई और मंदी में कौन बुरा है वो भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब लिखिए आप लोग गरीबी, देखो गरीबी इसको बोलते हैं पॉवर्टी, देखिए गरीबी पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है, देखो गरीबी का दोस्तों मतलब सीधा सा है कि जो मेरी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, देखो आजकल रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। शिक्षा भी दोस्तों आजकल एक बुनियादी आवश्यकता हो चुकी है। मैं तो कहूंगा इंटरनेट और मोबाइल भी दोस्तों आजकल क्या है, एक बुनियादी आवश्यकता, फंडामेंटल नीड्स है। हर किसी को चाहिए मोबाइल हो, इंटरनेट हो और उसमें पतली कमरियां आती रहे, हर किसी की उसकी डिमांड, तो इतनी डिमांड तो है, ठीक है। माना कि हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ना हो, उसके पास नेटफ्लिक्स का ना हो, वो बुनियादी नहीं है, ठीक है। पर इंटरनेट हो, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, पतली कमरियां हो, इंस्टाग्राम हो, ये तो जरूरी चीज हो चुकी है ना। और जीने के लिए क्या चाहिए, वही वाली बात है। तो आजकल रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा है, इंटरनेट है, ये भी आजकल दोस्तों आपके फंडामेंटल आपकी चीजें हो चुकी हैं। अगर इनकी कोई आपके आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, इनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो गरीब है, वो निर्धन है, ठीक है। गरीबी दोस्तों हमेशा एक होती है निरपेक्ष गरीबी, मतलब एब्सोल्यूट गरीबी, कोई तुलना नहीं किसी से। हमने तो तय कर दिया कि भाई इतना रुपया किसी के पास है तो वो अमीर है, इससे कम है तो गरीब है। एक हमने लाइन बना दी, बोलते हैं बीपीएल बोलते हैं ना, वो लाइन है पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जो होगा वो बीपीएल होगा, जो ऊपर होगा वो एपीएल होगा। हमने तय कर दिया है, अब उससे नीचे वाला बीपीएल होगा, उससे ऊपर वाला एपीएल होगा। ये होता है निरपेक्ष गरीबी दोस्तों। हमने कह दिया कि इतनी कैलोरी कोई अगर एक दिन में खा पा रहा है, वो कहीं पर भी रह रहा है, ग्रामीण में इतनी कैलोरी खा पा रहा है, शहर में इतनी कैलोरी खा पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। अगर वो इतनी भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा है तो वो अमीर, अभी गरीब हो गया। तो एक तो उपभोग कंज्यूम जो कर रहे हैं, ठीक है। एक इसके अलावा जो हमारी आय का स्तर, उस आधार पे हमने गरीबी एब्सोल्यूट के अंदर तय कर दी है। एक होता है आपके रिलेटिव गरीबी, सापेक्ष गरीबी कहते हैं, किसी और की तुलना में कौन कितना गरीब है वो तुलना होती है। इसमें वक्र आता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, आपने सुना भी होगा, ठीक है। जो आय की जो असमानता जो होती है उसको मापते हैं किसके अंदर, सापेक्ष के अंदर, ठीक है। हम इस पर ध्यान देते हैं भारत में, हमारी गरीबी का मापन हम निरपेक्ष करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आय के हिसाब से और हमारे यहाँ पर जो उपभोग है हमारा, उसके आधार पर हम जो है गरीबी का मापन करते हैं। तो लिखिए आप सबसे पहले गरीबी क्या होती है, तो गरीबी जो आपकी जो बुनियादी, इसको निर्धनता भी कहते हैं ना, इसको निर्धनता भी कहते हैं। तो लिखिए जो बुनियादी आवश्यकताएं जो होती हैं, देखिए जो फंडामेंटल नीड्स होती हैं, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, वो गरीबी है। लिखिएगा एग्जांपल लिख दीजिए, भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब इसमें आता है, ठीक है। देखिए आज से 10 साल पहले हो सकता है इसमें से 3 चीजें हो, भोजन कपड़ा मकान, में ये मिल जाए तो ठीक है। आज इसमें कुछ और चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब तो जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे ना, तो हमारे लिए इसका जो एरिया है वो और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। उसमें इंटरनेट भी आएगा, उसमें मोबाइल उसमें आ जाएगा। फिर आज से 20-25 साल बाद में हॉटस्टार हो सकता है इसमें आ जाए, ठीक है। नेटफ्लिक्स इसमें आ जाए, ठीक है। तो बोलते दुनिया की मिर्जापुर किसमें देखोगे, पंचायत किसमें देखोगे, होना चाहिए पंचायत देखनी है आपको, तो संभव है, ठीक है। इसमें और भी चीजें शामिल होगी भविष्य की परिभाषा को देखते हुए। तो अभी तो ये चीजें आपकी बुनियादी चीजें होती हैं जो आप जानते हो, इनके बिना एक इंसान जीवित नहीं रहेगा। माना कि दोस्तों मोबाइल और इंटरनेट के बिना भी नहीं जी पाएगा, उसको रात को बात भी करनी है ना। अगर उसको रात को सोचिए आप, एक रात जो है आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, आप किसी से बात ना कर पाओ, तो क्या होगा गालियां आपका। देखिए गरीबी दो टाइप की होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव बोलते हैं ना, रिलेटिव, और एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट। एक होती है सापेक्ष रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। देखो सापेक्ष का तो मतलब क्या, आपके किसी और से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आय कितनी है और मुकेश अंबानी की आय कितनी है, उसकी तुलना में दोस्तों मैं गरीबी हूं, ठीक है। माना कि मेरे पास सारी चीजें हैं पर उसकी तुलना में मैं गरीबी निकलूंगा, तो आय की जो असमानता होती है उसका मापन इसमें होता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर इसका मापन नहीं करते हैं। आय की जो असमानता होती है इसका मापन तो यहाँ पर होता है। विकसित देश जो होते हैं ना, वहाँ ये मापते हैं। वहाँ दोस्तों आपके सबके पास संपत्ति लगभग बराबर ही होती है विकसित देश के अंदर, वहाँ आय की असमानता अधिक नहीं होती है। हमारे दोस्तों यहाँ पर खाई थोड़ी बड़ी है, हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बड़ी है। कहाँ दोस्तों मुकेश अंबानी और कहाँ आप और मैं, और कहाँ दोस्तों वो लोग जो अपना रोटी कपड़ा मकान भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे। तो हमारे यहाँ पर खाई बहुत बड़ी है दोनों के बीच में ना, हमारे यहाँ पर ये गैप बहुत बड़ा है, वहाँ गैप इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर इसका यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। देखिए लॉरेंज वक्र, इसमें हम पढ़ेंगे किससे, इसमें हमें वक्र बनाना पड़ेगा लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक। आपने सुना तो बहुत होगा इसके बारे में, और हम आपको कल पढ़ाएंगे इसके बारे में, लॉरेंज वक्र के बारे में, गिनी गुणांक के बारे में। एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब निरपेक्ष निरपेक्ष है, भारत में इसका मापन होता है, तुलना नहीं किसी से, भारत में मापन है। हमने एक मानक तय कर दिया है, उसके आधार पे हम गरीब और अमीर तय करते हैं, ठीक है। और तो मानक क्या है इसमें स्टैंडर्ड जो होता है आपके, मानक क्या होता है, तो एक तो होता है न्यूनतम आय, किसी की दोस्तों आय एक रेखा से नीचे है तो बीपीएल हो गया, अगर अधिक है तो एपीएल हो गया, ठीक है। और एक मानक होता है उसका उपभोग जो है, जो वो कंज्यूम कर रहा है, वो उपभोग स्तर जो है वो उसका मापन हो गया, ठीक है। तो ये दो मापन होते हैं इसका, कितनी कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है। तो न्यूनतम आय और उपभोग स्तर, तो इसका मापन आपको ध्यान रखना निरपेक्ष के अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर, ठीक है। उपभोग स्तर और न्यूनतम आय, ये इसका मापन, ठीक है। इसी में दोस्तों निरपेक्ष में हम जो है पॉवर्टी लाइन की काउंटिंग करते हैं ना, पॉवर्टी लाइन जो होती है उसकी दोस्तों काउंटिंग भी यहीं पर होती है, ठीक है। देखिए आप पॉवर्टी लाइन, इसको बोलते हैं निर्धनता रेखा। अरे आपने सुना है, याद कीजिए, मान लीजिए
मान लीजिए ये वो दोस्तों लेवल है जो न्यूनतम आय चाहिए होती है ना, वो मिनिमम जो आय है वो लेवल है, ठीक है। और जो न्यूनतम उपभोग चाहिए होता है उसका भी लेवल इतना है, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, जो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वो न्यूनतम उपभोग का लेवल ही यही है। अगर रसगुल्ला कोई व्यक्ति जो है वो इतना भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो इसके नीचे रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बीपीएल। क्या बोलते हैं? बीपीएल कहते हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे। और जो इसके ऊपर होता है वो होता है एपीएल। क्या होता है? एपीएल, अबव द पॉवर्टी लाइन। क्या है? अबव, ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल और एपीएल का मतलब ये होता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात ही, किसी नेता से पूछा गया बीपीएल क्या होता है, भाई साहब उसको बीपीएल का मतलब नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे न्यूनतम जो आय है, न्यूनतम जो उपभोग का स्तर है, अगर हम उसको भी नहीं पा पा रहे हैं, उससे नीचे रहते हैं, तो वो बीपीएल होता है, ठीक है। आय का लेवल अभी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। उपभोग का लेवल भी दिखाऊंगा आगे ना। और अगर हम उससे ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम एपीएल कहलाते हैं, अबव द पॉवर्टी लाइन हम कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको नोट करना है। तो गरीबी क्या होती है, उसका मापन किस दो आधार पर होता है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको लिखा दिया। अब दोस्तों इसका मापन जो शुरू हुआ है ना, वो इतिहास में दोस्तों जो डीवीएन साहब थे, नौरोजी साहब जो हमारे थे, जिनको हम वयोवृद्ध नेता कहते हैं आपके, उन्होंने जो पहली बार इसका मापन किया, उनकी बुक भी आती है, इसका नाम है पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया, इनकी बुक का नाम था, आई थी, ठीक है। तो आप लिखिए इसके मापन का इतिहास क्या, देखिए इसका मापन है, भारत में जो गरीबी का मापन है, इसका इतिहास देखते हैं। अब तक कौन कौन सी कमिटी आई है उनके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए आप लोग डीवीएन साहब, लिखिए देखिए दादा भाई नौरोजी कौन है, दादा भाई नौरोजी जो है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी, इनकी दोस्तों बुक क्या थी, इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया। जो एआईसी का जो आपके खराब रूल था ना भारत के अंदर, वही भारत की जो गरीबी है उसके लिए जिम्मेदार है। ये बुक थी पॉवर्टी अनबिटरेस रूल इन इंडिया, 1901 के आसपास बुक आती है, ठीक है। 1901 के आसपास बुक आती है ये। और इस बुक में ये कहा गया दोस्तों, पहली बार कहा गया कि जो एक वर्ष में प्रति व्यक्ति, पूछूं आपसे, 16 से 35 रुपए जो है कोई अगर कमा रहा है तो वो आपके पॉवर्टी के अंदर नहीं आएगा, इससे कम वाला इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इस बुक में कहा गया, यहाँ पर डीवीएन साहब ने कहा कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी केवल 16 रुपया, ये दोस्तों 1901 की बात है, मतलब आज से 125 साल पहले की बात है। आज का दोस्तों 1 लाख रुपए जो है ना, वो तब के 100 रुपए के बराबर होगा। 100 रुपए तो छोड़ो आप, 50 रुपए भी नहीं होगा तब का। तब दोस्तों मुद्रा की वैल्यू अधिक थी। याद कीजिए, मैंने कहा ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो रही है। आज से 100 साल बाद में जो आज का 1 लाख है, वो आज से 100 साल बाद जो है 1000 रुपए कीमत भी नहीं रखेगा, उससे कम कीमत हो जाएगा। आपका दोस्तों जो बच्चे के बच्चे होंगे ना, वो 500 रुपए लेंगे भाई साहब स्कूल जाने का, ठीक है। आप और मैं हिंदी में कहते हैं स्कूल, अपने बच्चे 50 रुपए में जाएंगे स्कूल, उनके बच्चे 500 में जाएंगे स्कूल, ठीक है, चिंता मत करो आप। तो एक वर्ष में दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो 16 टू 35 रुपीज है ना। अगर इसके बीच में है तो ठीक है, अगर इसके बीच में तो ठीक है, वरना वो गरीब होगा। ये इन्होंने कहा था उस समय की बात है, ठीक है। तो 16 टू 35 रुपए का आधार इसने दिया है, वो आपके डीवीएन साहब ने दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा फेमस फॉर्मूला आता है, और वो है दांडेकर रथ फॉर्मूला। कौन सा है? दांडेकर एंड रथ फॉर्मूला। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने गरीबी मापन का एक फॉर्मूला दिया, जिसको बोला गया दांडेकर और रथ फॉर्मूला कहा गया। इसको समिति भी कहते हैं, पर फॉर्मूला ज्यादा फेमस नाम है। 1971 के अंदर जो है यह फॉर्मूला पेश किया गया, ठीक है। कोई सवाल पूछो दांडेकर रथ फॉर्मूला संबंधित किससे? गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति या कोई और मंदिर लिख देगा तो गरीबी संबंधित आपको ध्यान, ठीक है। भारत में पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक आधार पे गणना इसके द्वारा की गई, ठीक है। तो देखिए भारत में पहली बार वैज्ञानिक मापन हुआ है। वैज्ञानिक मापन मतलब फिक्स, पहले देखा गया कि भारत में क्या स्थिति है, उस आधार पर पहली बार जो मापन है, वैज्ञानिक स्तर मापन जो है पहली बार दोस्तों यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उपभोग खर्च या फिर जो कंज्यूम होने वाली जो कैलोरी है उसके आधार पर हुआ है, ठीक है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है उपभोग स्तर, लिख दीजिए, मतलब मैं कितनी कैलोरी कंज्यूम करता हूँ, मेरा कंज्यूम लेवल क्या है, उपभोग स्तर, या फिर इसको बोलते हैं एवरेज कैलोरी आधार। अरे सुना होगा ना आपने, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, वही है, ठीक है। औसत कैलोरी जो है इसको इन्होंने आधार बनाया। तो इनका आधार क्या? इनका आधार है उपभोग का स्तर, और जो आपकी औसत कैलोरी है वो दोस्तों इनका आधार है। इन्होंने एवरेज कैलोरी दी है। इन्होंने दोस्तों ये कहा कि ग्रामीण हो या शहरी हो, दोस्तों भारत में कोई भी व्यक्ति जो है उस एवरेज 2250 कैलोरी जो है इतना कंज्यूम अगर करता है, तो वो क्या होगा, तो वो गरीबी के स्तर से बाहर रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो औसत कैलोरी है कितनी होगी, अगर 2250 कैलोरी हो जाए, ये इन्होंने कहा। इन्होंने बस ग्रामीण और शहर को अलग नहीं करा, ठीक है। ये दोनों के लिए, ये ग्रामीण के लिए भी और शहरी के लिए भी है, बस इन्होंने दोनों को अलग नहीं किया है। दोनों के लिए एक ही माना, इन्होंने एवरेज मान लिया है। 2250 कैलोरी जो है एवरेज माना है। अगर इतना एक ग्राम में रहने वाला अगर एक जो व्यक्ति है वो इतना कंज्यूम कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो गरीबी रेखा से बाहर होगा। और जो इसका आधार उन्होंने आपके 1960-61 जो है वो आधार लिया। यह सवाल भी एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष जो है 1960-1961 जो है वो इसका आधार वर्ष है ना। तो 1960-1961 जो है वो इसका आधार वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो जो औसत कैलोरी है वो 2250 कैलोरी है, ग्रामीण प्लस शहरी दोनों के लिए है ये। और आधार वर्ष बेस ईयर इसका 1960-61 जो है इसका बेस ईयर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है दांडेकर रथ फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दांडेकर रथ फॉर्मूला 1971 दोस्तों आपके फॉर्मूला आया था, और भारत में पहली बार वैज्ञानिक मापन इसके द्वारा होता है। उपभोग का स्तर औसत कैलोरी के द्वारा मापन किया गया इसका, और 2250 कैलोरी एवरेज मान लिया। इसके बाद दोस्तों सियाने आदमी आते हैं, उनका नाम वाई के अलग, उन्होंने भाई से दिमाग लगाया, उन्होंने कहा यार ये एवरेज वाला जो है तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गांव के अंदर और शहर के अंदर, तो गांव में 2200 कैलोरी, आप अगर गांव में जाते हो, चेक करना आप लोग, आप गांव में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें सस्ती मिलेंगी ना, और शहर में दोस्तों उनकी कीमतें हाई फाई होती है, आप चेक करना सुना। इसलिए कई लोग तो हम भी जब पढ़ते थे, अब आज भी मैं बहुत सारा सामान घर जाता हूँ, मतलब अभी मैं घर में हूँ, जब मैं वापस जोधपुर जाऊंगा ना तो बहुत सारी काम की चीजें यहीं से लेकर जाऊंगा। एक तो क्वालिटी अच्छी मिलती है, और दूसरी चीजें सस्ती यहाँ पर मिलती है। हर चीज की प्राइस यहाँ पर कम है गांव के अंदर, आप महसूस करोगे बात। तो वाई के अलग साहब ने कहा कि एक शहरी बंदे को 2250 कैलोरी जुटाने में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि ग्रामीण बंदे को इतनी कैलोरी के लिए कम पैसा खर्च होगा, क्योंकि गांव में थोड़ा माल सस्ता है, शहर में थोड़ा माल महंगा मिलता है। क्योंकि शहर में दोस्तों वही कपड़ा जो है वो एसी के अंदर रखा हुआ है, शहर दोस्तों वही आपके पिज्जा जो है, वही आपके समोसा दोस्तों आपके, और रेस्टोरेंट में एसी में बैठ के मिल रहा है आपको, तो सारी खेल सर्विस का है, ठीक है। वहाँ
जो समोसा है उसको कैसे पेश किया गया आपके सामने, पैसा दोस्तों उस बात का है। समोसा गांव में नहीं मिल रहा है, शहर में मिल रहा है, वही समोसा तो रसगुल्ला तो हो सकता है बनाने वाला एक ही बंदा होगा ना, समोसा बनाने वाला कारीगर दोस्तों एक ही हो, पर कैसे पेश किया गया मुद्दा इस बात का, ठीक है। दोस्तों वाई के अलग साहब लिख रहा है, वाई के अलग साहब जो है, देखिए नंबर 3 लिखना, वाई के अलग समिति, वाई की अलग समिति। इसने कहा कि एवरेज से काम नहीं चलेगा, गांव और शहर में महंगाई का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए गांव और शहर में दोस्तों हमें अंतर करना पड़ेगा, गांव में अधिक कैलोरी और शहर में थोड़ा कम कैलोरी, ये उन्होंने मान लिया किसके, वाई की अलग समिति ने ऐसा माना, ठीक है। ये बात 1979 की बात है ना, 1979 की बात है, और इनका जो बेस ईयर था वो क्या था, इनका बेस ईयर था 1973-74, क्या था 1973-74 जो इनका बेस ईयर था, ठीक है। और 79 में कमेटी आती है, कमेटी कहती है दोस्तों कि शहर के लिए अलग करते हैं, गांव के लिए अलग करते हैं, ठीक है। इसने जो है, इसने जो 2250 कैलोरी दोस्तों आपके, इसको तोड़ दिया दो भागों के अंदर। इसने कहा कि 2100 कैलोरी कहां पर है, 2100 कैलोरी लिखना आपके शहर के अंदर, ठीक है। इतनी शहर के अंदर कोई अगर प्राप्त कर रहा है, और 2400 कैलोरी जो आपके वो गांव के अंदर, तो इन्होंने इसको तोड़ दिया। काउंट करोगे, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा आपके, ये आएगा 4500 के आसपास, 4500 ही आएगा, दो का भाग दोगे 2250 आ जाएगा। तो इन्होंने 2250 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2100 कैलोरी शहर के अंदर और 2400 कैलोरी ग्रामीण के अंदर जो है वो अगर कोई इंसान प्राप्त कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा के बाहर होगा, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी ये किसका आधार दोस्तों, ये आधार जो है वो वाई की अलग समिति का नोट करना, ठीक है। तो 1979 पहली कमेटी यहाँ पे कांटेकर रथ कमेटी 2250 कैलोरी इसका आधार हो गया, सेकंड कमेटी और उसका बेस ईयर कौन सा, बेस ईयर उसका 1960-61 हो गया। फिर आती वाई की अलग समिति 1979 1979 इसका समिति का गठन किया गया और 1973-74 इसका आधार बना दिया गया। और फिर मैंने आपसे कहा इसका जो शहरी वाला आपके उपभोग स्तर है वो आपके 2100 कैलोरी था और ग्रामीण वाला जो उपभोग स्तर है उसको 2400 कैलोरी कर दिया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद होना था, इसके बाद आपकी लकड़ वाला कमेटी लिखिए, नंबर 4 लिखिए, लकड़ वाला, आगे लिखिए, छोड़ो इसमें, यहाँ पर नंबर 4 लिखिए, लकड़ वाला कमेटी, ये भी खूब आती है एग्जाम में, लकड़ वाला कमेटी लिखिए, लकड़ वाला समिति जो है ये नंबर 4 लिखना। तो नंबर 4 लिखिए दोस्तों आपके, लकड़ वाला कमेटी नंबर 4 1989, कब की बात कर रहे हैं, 1989 की बात कर रहे हैं, लकड़ वाला कमेटी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 1989 इसका फॉर्मेशन होता है, गठन होता है, नोट कीजिए, ठीक है। इसके दोस्तों इसके अनुसार जो गरीबी थी उसके मापन के लिए जो महंगाई जो मापी जाती थी उसका जो आधार था वो क्या था, आपके सीपीआई इंडेक्स था। तो इसने अनुशंसा कर दी, रिकमेंडेशन कर दी इसने कि जो सीपीआई जो है ना, जो सीपीआई है कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है इसको आधार माना जाए। इसकी रिकमेंडेशन थी कि सीपीआई जो है इसका उपयोग होना चाहिए, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका उपयोग होना चाहिए, गरीबी मापन के लिए, आय का स्तर तय करने के लिए इसका यूज होना चाहिए। तो सीपीआई की अनुशंसा करने वाला कौन था, लकड़ वाला कमेटी, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दो कमेटी आती है, दोनों ही कमेटी का जो जो इनकम का जो आपके स्तर है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नंबर 5 लिखिए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर समिति, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 2004 में हुआ था, इसका निर्माण 2004 में दोस्तों, और इसकी जो रिपोर्ट है वो 2009 में आती है, 2009 में इसकी रिपोर्ट आती है। निर्माण 2004 में हुआ है और इसकी रिपोर्ट जो है वो 2009 के अंदर आती है, किसकी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने दोस्तों ये कहा कि जो बास्केट जो है इसने कहा जो पहले दोस्तों हम कैलोरी की बात कर रहे हैं या फिर 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी 2250 कैलोरी जिसकी बात कर रहे हैं, अब इसने कहा कि एक इंसान का जो जीवन स्तर है वो थोड़ा दोस्तों बेहतर हो गया है ना, केवल दोस्तों खाना खाना ही, गरीबी से बाहर रहना नहीं है, इसके अलावा उसके पास हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसके पास में इसके अलावा आपके आवास हो, उसके पास एंटरटेनमेंट, मैंने कहा ना इंटरनेट हो, उसके पास में उसके पास मनोरंजन के साधन हो, ये सारी चीजें भी इसमें काउंट होनी चाहिए। तो इसने कहा कि जो गरीबी मापन की जो बास्केट टोकरी जो है थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, उसको बिग बास्केट करना पड़ेगा और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हेल्थ और आपके मनोरंजन, उपभोग स्तर, इन सबको शामिल करना पड़ेगा और इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मतलब एक बेहतर इंसान जीवन जी सके उसके लिए हमें काउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, पहले दोस्तों मान लेते हैं, पहले मान लीजिए अब ये बास्केट था, ठीक है, और इसमें केवल कैलोरी थी, ये मापन का पहले आधार था। अब इसने कहा है कि बास्केट जो है वो ये होना चाहिए और इसके अंदर कैलोरी तो हुई, इसके अलावा शिक्षा भी हो, इसके अंदर स्वास्थ्य भी हो और मनोरंजन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट मतलब वही इंटरनेट हो, टीवी हो, वो सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेहतर जीवन स्तर। अगर कोई इंसान बेहतर जीवन स्तर नहीं कर पा रहा है अपना तो गरीब है, अगर उसका लिविंग इंडेक्स अच्छा नहीं है तो वो गरीब है, अगर उसका लिविंग इंडेक्स अच्छा नहीं है तो वो गरीब है, अगर उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं है तो वो गरीब है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार इसने कहा कैलोरी के स्थान पर हमें एक आय तय करनी पड़ेगी, इनकम तय करनी पड़ेगी, ये इसने कहा, ठीक है। इसने कहा दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके प्रतिदिन शहर के अंदर वो अगर उसको 33 रुपए नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है, और गांव के अंदर अगर वो 27 रुपए नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। देखिए आपके इसका जो आपके आय का जो स्तर लिखना आपके, इसने कहा कोई व्यक्ति गांव के अंदर अगर 27 रुपए पर डे नहीं कमा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। और अगर शहर के अंदर वो 33 रुपए पर डे नहीं कमा रहा है तो वो गरीब है। मैंने आपसे कहा गांव के अंदर महंगाई कम है इसलिए आय का स्तर कम लिया, शहर के अंदर महंगाई अधिक है तो वहां पर दोस्तों आय का स्तर हमने अधिक लिया, ठीक है। 27 रुपए पर डे गांव के अंदर, शहर के अंदर 33 रुपए पर डे दोस्तों आपके शहर के अंदर हो गया। आप ऐसा कीजिए दोस्तों आपके, आप 27 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 आ गया, 3 7 21 का 1 हो गया और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, लगभग दोस्तों 800 रुपए के आसपास आपके, 810 के आसपास दोस्तों या 816 के आसपास जो है ना, कहीं 231 महीने भी होते हैं, आप जानते हैं 31 दिन होता है आपके। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके 816 रुपए, ये भी उन्होंने कहा है, ये भी उन्होंने कहा है कि या तो वह व्यक्ति 33 रुपए पर डे कमा ले या दोस्तों वह व्यक्ति आपके 816 रुपए प्रति माह कमा ले, तो वो क्या होगा, शहर सॉरी वो गांव के अंदर जो है वो गरीबी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 816 रुपए पर मंथ कमा ले या तो प्रति महीना कमा ले, या फिर अब सोचिए आप आज ये कितना बेतुका लग रहा है ना, कोई व्यक्ति दोस्तों अगर एक महीने के अंदर 816 रुपए कमा रहा है तो गरीबी से बाहर है। क्या दोस्तों आता है आजकल रूम का किराया नहीं होता 816 रुपए, तो ना रूम का किराया तो 1000 रुपए होता है भाई साहब। अगर आप आटा सब्जी भी खाओगे ना, अगर रोटी सब्जी भी खाओगे तो भी पूरे महीने का जो आपका खर्चा आएगा ना वो इससे अधिक आएगा, गारंटी मेरी। बस उसे मानक तय किया गया और ये मानक 2004-5 की बात कर रहा है, ठीक है। इसको अपडेट करना चाहिए सरकार को, पर उसको अपडेट क्यों करें, अपडेट करके तो लोग गरीब हो जाएंगे दोस्तों। आज सोचिए आज की सैलरी 818 रुपए होगी, वो इस आधार पे अमीर होगा,
पर दोस्तों आप भी जानते हो अगर मैंने इसको 16 से मैंने इसको कर दिया 1500 रुपये कर दिया तो कितने लोग गरीब हो जाएंगे, गरीबी का आंकड़ा फट जाएगा और सरकार उसको कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएगी, इसलिए सरकार इसको नहीं बढ़ाएगी। सरकार नहीं चाहती कि उसकी सरकार गिर जाए, चाहे कोई भी सरकार हो तो इसको नहीं बढ़ाएंगे वो लोग, है ना। तो 816 रुपए प्रति महीना जो है वो कमाता है तो वो आपके इस काम के अंदर अमीर है इस कमेटी के अनुसार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी 30 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, देखो 0 3 3 9 3 3 मतलब वही 1000 रुपए के आसपास कोई कमाता है शहर के अंदर, ठीक है। तो 1000 रुपए प्रति माह कमाता है कोई शहर के अंदर तो वो आपका अमीर होगा इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इस इंडेक्स में काम के अंदर 27 रुपए पर डे और शहर के अंदर आपके 33 रुपए पर डे जो है वो शहर दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। और इसने कहा कि 2011-12 जो है वो दोस्तों आधार माना और इसके अनुसार गरीबी कितनी है 21.9% गरीबी जो है इसके अनुसार आती है, ठीक है। तो लिखिए इसके अनुसार जो है गरीबी कितनी है भारत में, तो भारत में गरीबी कितनी आती है, गरीबी जो है 21.9% जो है इस इंडेक्स के अनुसार भारत में गरीबी थी। इतने लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे थे, लगभग 22% के आसपास गरीबी भारत में थी, इतना भी लोग नहीं कमा पा रहे, ठीक है। तो 21.9% गरीबी भारत में इस कमेटी के अनुसार। कभी पूछना आपसे कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है उसके अनुसार भारत में गरीबी कितनी है, 21.9% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके दोस्तों बाद इसका रिव्यू करने के लिए कमेटी कौन सी आती है, इसका रिव्यू करने के लिए कमेटी आती है रंगराजन समिति, लिखना आपके सी रंगराजन समिति। तो वर्तमान में भारत में ये कमेटी की रिपोर्ट आपकी लागू है, सी रंगराजन कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2012 दोस्तों इसका निर्माण होता है और 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। 2012 में इसका निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ इसका और 14 के अंदर जो है इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी जो होती है उसका रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है। आप लिख दीजिए सुरेश तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए जो है रिव्यू के लिए कमेटी तैयार की गई, ठीक है। रिव्यू के लिए कमेटी तैयार होती है। इसने कहा दोस्तों, इसने कहा इसने थोड़ा सा लेबर बढ़ा दिया, ठीक है। इसने कहा सो शहर के अंदर जो है शहर जो आपके 33 रुपए से काम नहीं चल पाएगा दोस्तों, इसने कहा कि 47 रुपए पर डे होना चाहिए, ठीक है। तो शहर में 47 रुपए 47 रुपए पर डे होना चाहिए, अगर इससे कम हो तो वो गरीब है, ठीक है। इससे कम गरीब है, अगर इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो मल्टीप्लाई 30 से, 0 3 7 21 और 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। लगभग दोस्तों आपके 1407 इसने बताया कि 1407 आपके तो लगभग 7 रुपए जो है अगर प्रति माह में कमाता है तो वो गरीबी से बाहर होगा, ठीक है। शहर के अंदर, इसकी बात करूं शहर के अंदर, ठीक है। वहीं साथियों ग्रामीण की बात करूं, गांव के अंदर बात करूं आपसे, तो यहाँ पर 47 रुपए था, यहाँ दोस्तों इसने अंतर ज्यादा लिया, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा 32 रुपए प्रति माह में कमाता है शहर के अंदर तो भी वो गरीबी से बाहर होगा और इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद में 972 रुपए प्रति माह कमाता है शहर गांव के अंदर तो गरीबी से बाहर होने वाला, ठीक है। तो 32 रुपए पर डे और 972 रुपए प्रति माह एक ही बात है गांव के अंदर। शहर के अंदर 47 रुपए पर डे और 1407 रुपए प्रति माह, है ना, ये आपके शहर का आंकड़ा होने वाला, ठीक है। अब दोस्तों जब इसने शहर और ग्रामीण में जो आय है उसका लेवल जो बढ़ा दिया तो गरीबी बढ़ जाएंगे, ठीक है। वहां दोस्तों वहां पर देखिए आप, वहां पर रसगुल्ला शहर में दोस्तों आपके जो 1001 रुपए कमा रहा था वो अमीर था, गरीब नहीं था, बस यहाँ पर वो गरीब हो गया क्योंकि यहाँ पर 1407 हो गया, ठीक है। इससे दोस्तों जो गरीबी यहाँ पर 21.9% आई है वो रंगराजन कमेटी के अंदर 29.5% आई, लिखिएगा। इसके अनुसार गरीबी कितनी आपकी, लिखिए इसके अनुसार जो गरीबी है कितनी है 29.5% जो है वो गरीबी, इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आंकड़ा यहाँ पर हो गया कि इसके अनुसार जो गरीबी है वो आपकी 29.5% आपको ध्यान रखनी है, इतनी है, ठीक है। तो सी रंगराजन कमेटी जो है इसके अनुसार जो गरीबी है वो कितनी आपकी, वो गरीबी 29.5% जो थी आपके, जो उस समय की जो पॉपुलेशन थी उस आधार पे जो गरीबी थी आपके, और 36.30 करोड़ लोग जो है वो इसके अंदर, ठीक है ना। 36.30 करोड़ लोग जो है वो गरीब थे उस समय, 36.30 करोड़ लोग जो है वो गरीब थे इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक गरीबी परसेंट पूछे आपसे छत्तीसगढ़ में था, ठीक है, और व्यक्ति पूछूं आपसे कहां पर थे, उत्तर प्रदेश में था इस रिपोर्ट के अनुसार। तो लिख दीजिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक गरीब पूछूं आपसे आपके परसेंट में कितना, परसेंट की बात करूं आपसे तो कहां था, छत्तीसगढ़ में था, लगभग 48% गरीब थे वहां पे। और अगर बात करें आपसे व्यक्ति की बात करूं आपसे, नंबर की बात करूं आपसे तो उत्तर प्रदेश में था, होना भी है, सर्वाधिक पॉपुलेशन वही रहती है तो गरीबी वही होगी सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, नोट कीजिए। तो हमने गरीबी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, रिपोर्ट्स पढ़ ली। मैं कल आपको इसमें थोड़ा, कल तो शनिवार है, परसों रविवार है, तो मंडे को मैं आपको थोड़ा अपडेट कराऊंगा इसमें से कि यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा यहाँ पर कौन जारी करता है। उसके अलावा गरीबी में का मापन भारत में करता कौन है, एनएसएसओ, उसके बारे में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में जो हमारा लोरेंज वक्र है, गिनी गुणांक जो है वो पढ़ेंगे और फिर हम बेरोजगारी पढ़ लेंगे। तो मंडे को गरीबी वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा और जो बेरोजगारी जो है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा जो 5 ईयर प्लान जो है वो मंगलवार को हमारा 5 ईयर प्लान पूरा हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेंगे हम मंगलवार को, और फिर बुधवार को बजट और जो एक आध जो बातें बतेंगी वो पूरी करके हम बुधवार को हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको कवर कर देंगे, और बृहस्पतिवार से हम एक नया सब्जेक्ट आपके लिए शुरू कर देंगे, आधुनिक इतिहास, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे फिर मुलाकात आपसे होने वाली अर्जुन सीरीज में। ब्रह्मास्त्र 2.0 हो, तिरंगा बैच हो, ब्रह्मास्त्र हो, कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे अपनी तो अर्जुन सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ में, वो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होने वाली, ठीक है। और दी बेस्ट, आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।